एक दोस्त दूसरे दोस्त पर फ़ोन करता है और फ़ोन करके कहता है कि जो पहले तेरी गर्लफ्रेंड थी ना, अब वो मेरी गर्लफ्रेंड हो चुकी है और तू दूर रहना उससे। मगर दूसरी तरफ से वह दोस्त कहता है कि मैं उससे दूर कैसे रह सकता हूँ, मेरा तो वह उसके ऊपर पहला हक है उसके ऊपर, और मैं उससे दूर नहीं रह सकता, वो तो मेरी झूठन है। और फिर उसके बाद जैसे उसका दूसरा दोस्त होता हुआ कहता है कि मैं तो तुम्हारी झूठनी खा लूँगा, लेकिन तू उससे फ़िलहाल दूर रहना। लेकिन पहला दोस्त मना कर देता है कि मैं दूर नहीं रह सकता। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक हत्या होती है और लाश को गूगल टाइमलाइन के द्वारा ढूंढा जाता है। दोस्तों बड़ा ही अजीब सा मामला है, क्योंकि कातिल हत्या करने के बाद लाश को जहाँ छुपाया था वो भूल गया था कि मैंने कहाँ छुपाया है लाश को, और फिर पुलिस कितनी चालाकी से उस लाश को ढूंढ लेती है। दोस्तों बड़ी ही अजीब यह घटना है और थोड़ी सी जानकारी यहाँ से मिलेगी। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा करें, क्योंकि इन वीडियोज़ के अंदर बहुत कुछ नॉलेज हमें सीखने को मिलती है। अगर हम सीखें और अगर हम अपने ऊपर अप्लाई करें तो अच्छी चीज़ों को, गलत चीज़ों को नहीं। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछीवाद चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना घटित होती है दिल्ली के अंदर 22 अक्टूबर 2023 को। करोल बाग के पुलिस थाने के अंदर 55 साल का एक आदमी आता है, आकर के रोने लगता है और कहता है कि मेरा बेटा 21 अक्टूबर को काम पर गया था, उसकी मोबाइल की दुकान है और वह अभी तक भी वापस नहीं आया, 22 तारीख तक भी। उसका नाम मनीष है और उसका फ़िलहाल फ़ोन बंद है। और साहब मैंने उसकी जब कार को देखा तो उसकी कार धौला कुआं के पास खड़ी हुई मिली है मुझे, और उसकी सीट पर खून लगा हुआ है। अब तो यह इतनी जानकारी जब पिता ही दे रहा है तो पुलिस को एफआईआर दर्ज करनी पड़ती है तुरंत, वरना तो ये भी कह सकती थी पुलिस की कहीं घूमने निकल गया होगा। लेकिन यहाँ पर जब जानकारी इतनी है कि भाई कार मिली है बेटे की जिस पर खून लगा हुआ है, फ़ोन बंद है उसका, पता नहीं कहाँ है, तो पुलिस एफआईआर दर्ज करने के बाद अपनी कार्रवाई में जुट जाती है। अब पुलिस का सबसे पहला कदम यही होता है कि सीसीटीवी कैमरे और सीडीआर कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह ये चीज़ जाँच पड़ताल करती है पुलिस। अब जो मनीष का नंबर होता है उस पर राजस्थान के चूरू के 2 नंबरों से बहुत ज़्यादा बात हो रही थी। उन 2 नंबरों के नाम थे संजय और सीताराम। उम्र थी उनकी 22 से 26 साल दोनों की। अब उनकी लोकेशन ढूंढती है पुलिस और सीधा उनको राजस्थान के चूरू से जा कर के पकड़ लेती है। और वहाँ पहले वे इधर उधर की बातें करते हैं, लेकिन पुलिस सारी चीज़ें उनसे कहती है कि हमें सब कुछ पता लग चुका है कि तुम्हारी बातें होती थी और तुमने उसकी हत्या की है। और अब यहाँ पर ये दोनों टूट जाते हैं और टूटने के बाद अब ये राज खोलते हैं कि हमने ही कत्ल कर दिया है और ये हमारा दोस्त था, हम तीनों दोस्त थे आपस में। अब पुलिस ये पूछना चाहती है कि भाई कत्ल तो तुमने कर दिया, लेकिन क्यों कत्ल किया तुम लोगों ने? तो उसके बाद यहाँ पर ये राज खोलते हैं, ये बताते हैं कि इसका नाम मनीष था और यह हमारे साथ रहा करता था, संजय सीताराम। मनीष की जिसकी मोबाइल की दुकान थी, और ये तीनों मिलकर कोई अलग से भी बिजनेस वगैरह छोटा मोटा करते थे मिल करके। अब मनीष की मुलाकात एक लड़की से हो जाती है। उस लड़की से मनीष प्यार करने लगता है, काफ़ी प्रेम प्रसंग चलता है और तकरीबन 1-1.5 साल गुजर जाता है प्यार करते करते। लेकिन दोस्तों अब पासा पलट जाता है, क्योंकि मनीष के साथ संजय भी होता, सीताराम भी होता कई बार। तो वह लड़की इन दोस्तों को भी देखा करती, और जब मनीष के दोस्तों को देखा करती लड़की, तो लड़की का दिल अब संजय के ऊपर आ जाता है जो मनीष का दोस्त था, यानी कि अपने बॉयफ्रेंड के दोस्त के ऊपर वह लड़की फिसल चुकी थी। अब जो दोस्त संजय था वह भी लड़की के प्यार में पागल सा हो गया था, वह भी अब उसको पाना चाहता था। अब तो संजय को अपना ही दोस्त मनीष बुरा लगने लगता है, और क्योंकि वह उसकी अपनी दोस्त मनीष की गर्लफ्रेंड से प्यार करने लगा था संजय। अब यहाँ पर क्या होता है, दोनों दोस्तों में आपस में झड़प होने लगती है, और झड़प भी ऐसी, जो संजय होता है वह मनीष से कहता है कि मनीष तू अपनी उस गर्लफ्रेंड को छोड़ दे, क्योंकि अब वो मेरी हो चुकी है। लेकिन मनीष कहता है कि मैं कैसे छोड़ दूँ, पहला अधिकार उस पर मेरा है, और तुम ही क्यों नहीं छोड़कर चले जाते हो, तुम मुझसे दूर क्यों नहीं हो जाते हो, और वह मेरी झूठन है, तुम उसको क्यों पकड़ रहे हो ज़बरदस्ती। लेकिन दोस्त संजय कहता है कि मैं तो झूठन ही खा लूँगा, लेकिन तू अब उससे दूर हो जा, वो मुझसे प्यार करती है। यानी कि एक लड़की 2 लोगों को, 2 दोस्तों को आपस में लड़वा रही थी अपने प्यार तो क्या था, वो झूठा प्यार था, हवस वासना थी। अब तो इन दोनों दोस्तों के बीच में मनमुटाव चलने लगता है, दोनों एक दूसरे के प्रति नफरत करने लगते हैं, और वह लड़की संजय की गर्लफ्रेंड बन जाती है पक्की, और संजय से कहने लगती है कि मैं अब तुम्हारी हूँ, मैं मनीष की नहीं हूँ। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मनीष भी संजय से कहता है कि तू दूर रह मेरी गर्लफ्रेंड से, वो तेरे चक्कर में फंस गई, वैसे मेरी गर्लफ्रेंड थी और मेरा तुमने ये भट्टाधार क्यों कर दिया। लेकिन दोस्तों संजय जो होता है
उसको समझाता है कि देख अब तू छोड़ दे, लेकिन मनीष नहीं मानता है। तो संजय ने सीताराम जो दोस्त था उसके साथ मिल करके प्लानिंग कर ली। प्लानिंग ये थी कि मनीष को समझाएंगे, पहले नहीं माना दोबारा समझाएंगे, नहीं माना तो फिर उसका काम तमाम कर देंगे। और उसके बाद मनीष को शराब पीने के लिए बुला लिया जाता है। मनीष की ही गाड़ी थी, उसी के अंदर शराब चल रही थी, आराम से घूम रहे थे सड़कों पर, और शराब पीते पीते अब इनके बीच में बातचीत होने लगती हैं। और संजय सोचता है कि मनीष को एक और मौका क्यों ना दिया जाए। और उसके बाद शराब पीते पीते संजय मनीष से कहने लगता है कि मनीष, मैं जानता हूँ वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, मुझे तो पता है, और उसके बहुत सारे फ़ोटोज़ और वीडियोज़ गंदे तुम्हारे फ़ोन में हैं, मुझे उसने बताया था, लड़की ने। और लड़की ये कह रही है कि उन फ़ोटोज़ और वीडियोज़ को डिलीट करवा दो और उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब संजय मनीष से कहता है कि तुम अपने फ़ोन में से उस लड़की के फ़ोटोज़ और वीडियोज़ ये डिलीट कर दो और कोई दिक्कत ही नहीं है। और लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो लड़का होता है मनीष, वह है फ़ोटोज़ और वीडियो डिलीट करने से मना कर देता है और कह देता है कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है। इसी बात पर जिद पर अड़ा हुआ था और कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। अब यहीं पर संजय को और उसके दोस्त सीताराम को गुस्सा आ जाता है और फिर कार के अंदर ही मनीष का गला घोंट दिया जाता है, उसकी हत्या कर दी जाती है। और उसके बाद वह कहते हैं कि भाई अब काम तमाम हो गया, अब इसकी लाश को ठिकाने कैसे लगाएं। दिवाली के दिन थे तो उस समय चारों तरफ उजियाला था, घर सजे हुए रहा करते, लाइटनिंग ज़्यादा होती है दिवाली में। तो लाश को ठिकाने लगाने के लिए गाड़ी में लेकर इधर उधर घूम रहे थे, लेकिन कहीं भी कोई जुगाड़ बन नहीं रहा था। ये दोनों बाहर के रहने वाले थे, राजस्थान के, चूरू के। दिल्ली के बारे में ज़्यादा नॉलेज भी इनको नहीं थी। अब इधर उधर घूम रहे थे, 2 घंटे तक लगातार लाश को ठिकाने लगाने के लिए जगह ढूंढते रहते हैं, लेकिन कोई जगह इनको नहीं मिलती है। और उसके बाद फिर दिल्ली कैंट में आर्मी हेडक्वार्टर होता है, जो उसके सामने एक सीवर का ढक्कन खुला हुआ था और एकदम से गाड़ी रोकते हैं और ओट में खड़े होकर के उस सीवर के खुले हुए ढक्कन के अंदर लाश को डाल दिया जाता है। और लाश को डालने से पहले उसके जेब खकोले जाते हैं। जेब में तकरीबन 20,000 रुपये मिलते हैं और उसका मोबाइल ले लिया जाता है और लाश को उस गड्ढे में डाल दिया जाता है। और उसके बाद दोस्तों कार को धौला कुआं खड़ी कर दी जाती है और उसको मारने में उसके मुंह में से खून भी निकल आए थे जो सीटों पर लग गए थे। धौला कुआं पर कार खड़ी करने के बाद फिर उसके बाद जो फ़ोन होता है, फ़ोन को करोल बाग के अंदर एक खाली मकान के अंदर फेंक दिया जाता है। और उसके बाद ये लाश को मतलब वहीं पर छोड़ करके अपने गांव चले जाते हैं, राजस्थान चूरू ज़िले में। और फिर दोस्तों यह सारा खुलासा पुलिस के सामने करते हैं। आपको पता है पुलिस इनको वहाँ से पकड़ कर लाती है। अब पुलिस पूछती है लाश कहाँ है। अब ये लाश को बता नहीं पा रहे थे क्योंकि इनको नशा किया हुआ था उस टाइम और रात का अंधेरा था, इधर उधर बस जैसे तैसे लाश को डालने के लिए घूम रहे थे। अब लोकेशन भूल जाते हैं। अब पुलिस सोचती है कि शायद वैसे नहीं बता रहे हैं अपनी मर्जी से, लेकिन पुलिस जब अच्छी तरह से कुटाई पिटाई इनकी करती है तो पुलिस को भी लगता है कि यार ये भूल ही चुके हैं सच में ही। और उसके बाद जो पुलिस होती है वह अपना दूसरा तरीका अपनाती है। वह दूसरा तरीका ये अपनाती है कि गूगल टाइमलाइन का सहारा लेती है। गूगल टाइमलाइन के हिसाब से वो लोग जहाँ जहाँ गए थे वो सारा कुछ उनकी विजिट गूगल टाइमलाइन के अंदर होती है। आप भी निकाल सकते हैं अपनी भी या फिर किसी और की भी, अगर गूगल आईडी वगैरह आपके पास हो तो गूगल टाइमलाइन की मदद से पता चल जाता है कि वो लोग यहीं दिल्ली के अंदर इन्होंने एक ढक्कन के नीचे यानी कि सीवर लाइन के नीचे लाश को डाला है। और फिर उस जगह पर पुलिस पहुंच जाती है और फिर दोस्तों यहाँ पर उस लाश को निकाला जाता है। यानी कि ये कत्ल करने के बाद यही भूल गए थे कि लाश को किस ढक्कन में और कहाँ डाला है। और लेकिन पुलिस ने अपनी सूझबूझ से सारा एड्रेस निकाल लिया। लाश को निकाला जाता है, उसके घर वालों को सौंप दिया जाता है। घर वाले रो रो कर बुरा हाल हो जाता है उनका कि हमारा बेटा ऐसे चक्कर में फंसा ही क्यों। और इधर ये दोनों लड़के, इनके भी घर वाले रो रो कर उनका भी बुरा हाल हो जाता है कि बताओ ये दिल्ली भेजे थे कमाने के लिए और वहाँ से ऐसा कांड करके आए। और अब ये दोनों लड़के, एक 22 साल का एक 26 साल का, दोनों जेल में रहेंगे एक साथ, लेकिन अलग अलग कोठरियों में रहेंगे दोस्तों। और यही होता है जेल के अंदर तो अलग अलग से ही रहते हैं, ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि एक साथ ही रहें। इस तरह से कई बार दोस्तों लोग समझते हैं कि हमें कोई नहीं देख रहा है और हम ये कांड कर देंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी, किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा। कुछ लोग ये सोचते हैं कि भाई हमें तो प्यार करना है, चाहे वो गर्लफ्रेंड अपने दोस्त की हो या भाई की हो या किसी की कोई लड़की हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें तो सिर्फ नैन मटक्का करना है और अपनी वासना को मिटाना है, बस लड़की चाहिए, लड़की होनी चाहिए। ऐसा इस केस में हुआ था। एक तो लाश को भूल गए थे, दूसरा इन्होंने अपने दोस्त की भी शर्म नहीं की, उसकी गर्लफ्रेंड के साथ ही मौज मस्ती करने लगे और फिर उसके बाद दोस्त की ही हत्या कर दी।
और फिर लास्ट को भूल गए। तो ऐसा ना करें दोस्तों, बहुत बुरा मामला होता है ये। दोस्त के साथ बैठे हैं, दोस्ती निभानी चाहिए, ऐसी गद्दारी अच्छी नहीं होती है दोस्ती के अंदर, जैसा यहाँ पर इन लोगों ने किया था मनीष के साथ, संजय और सीताराम ने। तो आप क्या कहना चाहते हैं इस घटना के बारे में? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। और वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम जरूर लेना चाहूँगा जो हमारे वीडियोज़ को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ हैं धीरज बनवाल, हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। हमारे साथ हैं धीरज बनवाल, हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं, धीरज भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, बहुत दिनों से हमारे साथ बने रहते हैं और भाई हर वीडियो पर कमेंट करते हैं, बहुत ही भाई का धन्यवाद करते हैं। सुजीत कुमार कमेंट करते हैं, लगातार बने रहते हैं। प्रवीण कुमार हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ कमेंट करते हैं मुनुन श्रीवास्तव जी, कमेंट करते हैं, लगातार बने रहते हैं। और मुकेश कुमार यूपी 83 से कमेंट करते हैं। सुजीत कुमार फिजी से कमेंट करते हैं। सूरज डी हमारे फिजी से कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ हैं समाधान पाटिल जलगांव महाराष्ट्र से कमेंट करते हैं। राम गोसाई हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। मोनू जैन लगातार बने रहते हैं हमारे वीडियोज़ के साथ। और उसके बाद हमारे साथ हैं राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से हैं। वनराज नामदेव कोहली लगातार कमेंट करते हैं। नीतीश पासवान बोध गिरिडीह झारखंड से कमेंट करते हैं। दया शंकर सिंह राजपूत ठाकुर यूपी 43 गोंडा से कमेंट करते हैं। इनकी पत्नी भी है सुमन जी, वो भी कमेंट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी। रामलाल कुशवाहा जिला विदिशा पुरानिया बिहार से कमेंट करते हैं। रवि प्रकाश कमेंट करते हैं। शौकत अली दिल्ली से कमेंट करते हैं। कालीचरण उड़ीसा से हैं, फिलहाल गोवा में रहते हैं। प्रवीण चौधरी राजस्थान से हैं, फिलहाल बेंगलुरु में रहते हैं। सैफुल मलिक कमेंट करते हैं। राम थापा नेपाल से कमेंट करते हैं। राम बहादुर सिंह रायगढ़ छत्तीसगढ़ से कमेंट करते हैं। बोलाई दास झारखंड से कमेंट करते हैं। खेमराज गुज्जर चिट्टी जीबी नगर यूपी 16 से कमेंट करते हैं। श्यामलाल चौधरी नौका बीकानेर राजस्थान से कमेंट करते हैं। राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से। राधेश्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से। राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराष्ट्र से। छगनदास खाटाबांध राजस्थान से। दुर्योधन भाई लगातार कमेंट करते हैं। सुशील चौधरी हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। और अभी भी जिस भाई का नाम रह गया हो उस भाई का नाम अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।